नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और नीचे चलकर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2021। अब इसके बाद यहाँ पर डेट का जिक्र किया हुआ है। तो अगर डेट की बात करते हैं तो जो फॉर्म की ओपनिंग डेट होगी वो 30 जून होगी और जो लास्ट डेट होगी वो 29 जुलाई होगी। यानी कि आप 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक इस फॉर्म के लिए अपना एप्लीकेशन लेटर फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे चलकर आपको पोस्ट के बारे में बताया गया। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के तहत। और नीचे चलकर आपको प्रोसीजर के बारे में बताया गया। आपका पीएसटी होगा, पीईटी होगा, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आपकी जो प्रोसीजर फॉलो होगा। अब नीचे चलकर आपको पोस्ट के बारे में बताया गया। तो असिस्टेंट कमांडेंट की यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है। तो अगर जर्नल की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 6, एससी एसटी की 3 और एसटी की 1। इस तरह से आप यहाँ पर सभी पोस्टों के बारे में पढ़ सकते हैं। टोटल अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 25 जो है पोस्ट निकली हुई है। अब इसके बाद आपका स्केल पे दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलकर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और जो उम्र की बात करते हैं तो कम से कम आपकी उम्र जो है 35 साल होनी चाहिए। अब इसके बाद नोट 1 है। नोट 1 में आपके डिग्री के बारे में बताया गया कि आपकी जो बैचलर डिग्री होगी सिविल इंजीनियरिंग में वो इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आगे चलकर जो पॉइंट 2 है इसमें नेशनल या सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। तो कैंडिडेट जो है उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। और अगर जेंडर की बात करते हैं तो बोथ यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करते हैं यानी कि छूट की। तो कैंडिडेट की उम्र जो हो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 29 जुलाई यानी कि जो लास्ट डेट होगी उस दिन कैलकुलेट की जाएगी। और नीचे चलकर पॉइंट 1 में आपको बताया गया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी की जो सर्टिफिकेट होगी उसी के हिसाब से मानी जाएगी। नीचे चलकर आपको टोटल छूट बताई गई है कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको टोटल 3 साल की छूट मिलेगी। और इस तरह से यहाँ पर कुछ छूट के बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट तभी मिलेगी जब उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होगा। यानी कि अगर आपके पास उसका एससी एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो शुरू में हाइट की अगर बात करते हैं तो मैन के लिए 165 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर। और अगर चेस्ट की बात करते हैं तो मैन के लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट होगी और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन यानी कि फुलाव भी होना चाहिए। और अगर वेट की बात करते हैं तो आपका वेट जो हाइट के अनुसार होगा और कम से कम 50 केजी जो है आपका वेट होना चाहिए। और अगर वुमेन की बात करते हैं तो आपका जो वेट होगा वो हाइट के अनुसार ही मापा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आई साइट के बारे में जिक्र किया गया है यानी कि आंखों की दृष्टि के बारे में। तो आप यहाँ पर पूरे टेबल को पढ़ सकते हैं कि कौन सी आपकी आंख सही मानी जाएगी, कौन सी गलत मानी यानी कि खराब मानी जाएगी। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपके आंख के नंबर इन नंबरों से बिलोंग करते हैं तो आप इस टेबल के हिसाब से अपने आंखों का पता लगा सकते हैं। कलर विजन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नीचे चलकर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, अवधि और बेंगलुरु में हो सकते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके जो है एग्जाम्स हो सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर आपको एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो टोटल फीस होगी वो 400 रुपया होगी। और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। और दोस्तों, ये जो फीस है आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट से ही पे करनी होगी, जो कि 30 जून के बाद अप्लाई हो जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप 30 जून से पहले कोई फीस पे करते हैं तो आपकी फीस एक्सेप्ट नहीं होगी। और इसके बाद आगे चलकर आपको हाउ टू अप्लाई बताया गया यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन फॉर्म की हर एक की हम वीडियो बनाते हैं, तो इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि इसका फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। और दोस्तों, अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। यहाँ पर आगे चलकर पॉइंट ए में आपको एड्रेस दिया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो कहाँ पर सेंड करना है। तो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, DIG ग्रुप सेंट
सेंटर CRPF रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर UP 244901। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको सेंड करना होगा दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नोट 3 में आपको बताया गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड मेल ID होनी चाहिए ताकि जो डिपार्टमेंट है आपसे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सके। अब इसके बाद लेट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, यानी कि आपकी जो लेट फीस होगी वो 29 जुलाई से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद आपकी कोई फीस जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो पॉइंट 2 है इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो लेटर है वो पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से ही जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लाहौल, स्पीति और यहाँ पर दिखाए गए अन्य स्टेटों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। लास्ट डेट में आप 13 अगस्त तक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। नीचे चलकर आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कि जो पहला पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है कि नो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अलाउड, यानी कि अगर आप एग्जाम सेंटर में कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। अब इसके बाद आगे चलकर आपको स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्स दी गई है, यानी कि आपके कौन कौन से स्टेज पर कौन कौन से एग्जाम होंगे। तो जो पहला स्टेज है इसमें आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद जो स्टेज 2 है इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जानकारी वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और स्टेज 5 में आपका इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पर ही की जाएगी। और लास्ट में आपको बताया गया कि आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपको बताया गया है कि आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं निकाली जाएगी। अब इसके बाद पेमेंट टू TA कैंडिडेट्स बताई गई है, यानी कि TA कैंडिडेट्स की पेमेंट। अब नीचे चलकर जर्नल इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस दी गई है, जैसे कि जो ये पॉइंट है इसमें मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, उसी के हिसाब से मानी जाएगी। आपके जो एजुकेशनल है सर्टिफिकेट्स है, सिविल या फिर टेक्निकल की सर्टिफिकेट्स है, उन पर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और दोस्तों अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब इसके बाद जो ये पॉइंट है इसमें आपको बताया गया कि SC और ST जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी सबमिट करना होगा। और इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर बताया गया है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के दौरान यानी कि अगर आप कोई फेक मीन्स यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स का यूज करना एग्जाम के दौरान या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स लगाना, तो इसमें आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और आपका जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब इसके बाद आगे चलकर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जो पहले जिक्र किया था वही सब यहाँ पर फिर से बताया गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं जो पॉइंट 2 है यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो OMR सीट होगी आपको एग्जाम सेंटर के दौरान मिलेगी, उसमें आपके सिग्नेचर और LTI यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं होगा। तो आपका जो OMR सीट होगा उसको चेक जरूर किया जाएगा, लेकिन मार्क्स जो है वो 0 ही रहेंगे। और दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और नीचे चलकर पॉइंट नंबर 6 में आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 01126160255। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इन नंबरों पर कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7 में आपको बताया गया है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ तो एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर लाइसेंस ऐसा कुछ आपको लेके जाना होगा। और इसके बाद जो 13 पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स को आने जाने के लिए कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो पॉइंट नंबर 19 है इसमें मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स को पूरे इंडिया में कहीं भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। दोस्तों मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जरूर चलें। अब इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिखाया गया है। तो स्टेज के बारे में हमने पहले जिक्र कर लिया था। तो जो पहला स्टेज होगा वो होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर आपका हाइट, वेट, चेस्ट इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है, इनकम SS सर्टिफिकेट अगर आप PWS कैंडिडेट है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाने होंगे। अब इसके बाद PST में आपका क्या क्या होगा इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी 100 मीटर की रेस होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 16 सेकंड में, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 18 सेकंड में क्लियर करनी होगी। और अगर 800 मीटर की रेस होती है तो यहाँ पर आपको मेल के लिए टोटल 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया गया है और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया गया है। और लॉन्ग जंप की अगर बात करते हैं तो 3.5 मीटर आपको क्लियर करनी होगी 3 चांसेज में। और अगर शॉर्ट पुट की बात करते हैं तो 4.5 मीटर आपको 3 चांसेज में कंप्लीट करनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं।
जैसे कि जो बी पॉइंट है इसमें आपको बताया गया कि आपको जो पीईटी होगा ये कैल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और नीचे चलकर नोट में आपको बताया गया कि वुमन कैंडिडेट जो कि प्रेग्नेंट होगी, अगर 12 हफ्ता या इससे ऊपर की प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको टेम्परेली डिक्लेयर्ड अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और उसे फर्दर प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर आपका स्टेज 2 होगा। जिन कैंडिडेट्स का पीएचटी पीईटी क्लियर हो जाता है उन्हें रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम है वो टोटल 2 पेपर्स होंगे उसमें और 500 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 है उसकी बात करते हैं तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि OMR बेस्ड। यहाँ पर आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। नीचे चलकर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और टोटल टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों अगर पेनल्टी की बात करते हैं तो 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके बाद जो पेपर 2 है ये सिविल इंजीनियरिंग का होगा। यहाँ पर टोटल 3 घंटे आपको मिलेंगे और जो मार्क्स होंगे वो 300 होंगे। दोस्तों ये जो पेपर एक कन्वेंशनल और सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। नीचे चलकर आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पेपर 1 का। और उसके बाद जो सिविल इंजीनियर पेपर 2 होगा कन्वेंशनल और सब्जेक्टिव टाइप पेपर, इसका भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, सॉलिड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, आप यहाँ पर पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों नोट 3 में आपको बताया गया है कि आपका जो कन्वेंशनल और सब्जेक्टिव पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा। अब इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, तो यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने होंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एजुकेशन के सभी सर्टिफिकेट्स, बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एसेस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट और दोस्तों 4 पासपोर्ट रिसेंट साइज फोटोज आपको ले जाने होंगे। ये सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंटेशन के दौरान ले जाने होंगे। और इसके बाद आगे चलकर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो नोट में पॉइंट 2 है इसमें आपको बताया गया है कि आपको कम से कम एक ऐसा ID ले जाना होगा जो कि फ़ोटो वाला हो, यानी कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर ID है। अब इसके बाद आगे चलकर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो आई साइट के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और दोस्तों आगे चलकर ये पॉइंट में आपका एक्सरे लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में सभी जानकारी दी गई है। आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। और इसके बाद जो स्टेज 4 होगा इसमें रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को स्टेज 3 में यानी कि पहले वाले मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया था उन्हें दोबारा से मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पर टोटल आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। नीचे चलकर आपको पूरे इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स हैं उनकी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपकी मेडिकल गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट दी गई है, यानी कि आपको कौन, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपके टैटू के बारे में बताया गया है कि टैटू कैसा होना चाहिए, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, टैटू की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, टैटू का साइज क्या हो सकता है। यहाँ पर पूरी जानकारी टैटू के बारे में दी गई है। अब इसके बाद नीचे चलकर आपको बताया गया ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल, यानी कि मेडिकल के दौरान आपको किन किन कारणों से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। अगर आपको इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम है तो अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप आगे इस रिक्रूटमेंट में भाग नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नीचे चलकर आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।